तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो अपन डिडक्शन देख रहे हैं दैट इज 80 जीजीए। जीजीए को याद कर सकते हो, घर गृहस्थी का एडवांसमेंट। घर गृहस्थी का एडवांसमेंट के लिए आपको डोनेशन देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन तब जबकि आपकी कोई बीएनपी की इनकम ना हो। बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं हो तो 80 जीजी का डिडक्शन मिल सकता है। इसमें कौन कौन से डोनेशन आते हैं? पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में अगर आपने कोई डोनेशन दिया हो, सोशल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई डोनेशन दिया हो, सोशल या साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई डोनेशन दिया हो, या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया हो और आपके बिजनेस से कोई इनकम ना हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80 जीजीए के अंदर। तो ये एक तो आपको याद करना है। एक आपका आता है 80 जेजेए फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्टेज होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनकी प्रोसेसिंग करके उनको वापस रीयूज के लिए बनाना, दैट इज कॉल्ड बायो वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और ये 80 डबल जे में आता है। प्रॉफिट का 100% का डिडक्शन आपको मिलेगा 5 कंसेक्यूटिव लगातार 5 सालों के लिए। स्टार्ट इन द ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, जिस साल बिजनेस स्टार्ट होगा उसके पहले 5 सालों में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। यानी एक तरीके से पहले 5 सालों पर आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। देन आता है 80 डबल जे फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वर्कर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कंपनियां जो हैं नए वर्कर रखे हर साल, और वो उनको इनोवेट करने के लिए कहती है कि भाई अगर आपने नए वर्कर रखे तो नए वर्कर को के कारण आपके ऊपर जो भी वेजेस का भार पड़ेगा, जो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, उस खर्चे का हम आपको डिडक्शन देंगे। लिखा है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल वर्कर। एडिशनल वर्कर जितने भी रखोगे उस पर होगा, और जितनी भी आप उनको वेजेस एक्स्ट्रा दोगे, मान लो आप उनको 10 लाख रुपए की एडिशनल वेजेस अब उनको आपको देनी पड़ रही है उन नए वर्कर के कारण, तो 10 लाख का 30% यानी 3 लाख का डिडक्शन आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। कितने सालों तक ये डिडक्शन मिलेगा आपको? 3 सालों तक गवर्नमेंट आपको इस बात का डिडक्शन जो है वो देगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। क्या? नॉट फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप। जो नया बिजनेस आपका है वो स्प्लिटिंग अप से नहीं हो रहा होना चाहिए, और ना ही कोई अमलगमेशन होना चाहिए। यानी वो एक फ्रेश बिजनेस होना चाहिए, न स्प्लिट अप से बनाओ न अमलगमेशन से बनाओ। एडिशनल वेजेस का क्या मतलब है? कहते हैं वेजेस पेड टू न्यू रेगुलर वर्कमैन। नए वर्कर होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, और आपके पास 100 वर्कर तो पहले से ही हो, क्योंकि 100 से जो ज़्यादा होंगे ना उस पर ही डिडक्शन मिलेगा। यानी 100 वर्कर तक अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्कर रख रहे हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन इस बात के लिए आपको नहीं मिलेगा। 100 वर्कर से ज़्यादा होंगे तो ही ये डिडक्शन आपको मिलेगा। इंक्रीज इन वर्कर शुड नॉट बी लेस देन 10%। अच्छा, जो इंक्रीज हो ना वर्कर में कि 100 से मान लो 109 ही हुए तो वो तो 9% ही बढ़ा, तो उस पर डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कम से कम ये जो डिडक्शन होना चाहिए, जो इंक्रीज होना चाहिए, वो 10% ऑफ वर्कर तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और रेगुलर वर्कमैन ही चाहिए, है ना। इसमें रेगुलर वर्कमैन में क्या इंक्लूड नहीं होता वो देख लो। कैजुअल वर्कर जो हम कभी कभार रख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कुछ समय के लिए रखे गए हैं, और वो एम्प्लॉय जो 300 दिनों से कम के लिए रखे गए हैं। ये तीनों ही वर्कर रेगुलर वर्कमैन नहीं है, दैट्स वाई उन पर 80 डबल जे का डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेगुलर वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते। कौन कौन? कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट और वो वर्कर जिन्होंने 300 दिन से कम के लिए काम किया हो। इन तीनों पर ही आपको 80 डबल जे का डिडक्शन नहीं मिल सकता। सही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका आता है 80 LA इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग के लिए जो भी बैंक सीज एरिया में लगेंगे उनको डिडक्शन मिलेगा। पहले 5 साल तक तो 100% और अगले 5 साल 50% इनकम का डिडक्शन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आपके 10 ईयर्स तक इनका डिडक्शन जो है वो आपको मिलेगा 80 LA के लिए। ओके। एक आप यहाँ देखेंगे शिपिंग बिजनेस से संबंधित टनेज टैक्स सिस्टम कि जो जहाज हैं जो समुद्र में चलते हैं उनकी टनेज कैपेसिटी के हिसाब से उनको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 115V से 115VZC तक। ठीक है, सेक्शन याद करने को बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए मिलता है। फीचर क्या है? पहली बात तो ये ऑप्शनल है, यानी आपके पास कंपलसरी नहीं है कि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। अगर कोई अडॉप्ट इसको करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्वालिफाइंग कंपनी बनना पड़ेगा। क्वालिफाइंग कंपनी कहते हैं जब वो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स जो है, सर्टेन फीचर्स जो हैं वो गेट करे। पहला, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन फॉरेन कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा,
उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, ऑब्वियस है फॉरेन कंपनी नहीं है तो अपन को इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। हैविंग एटलीस्ट वन क्वालिफाइंग शिप, उनके पास एक क्वालिफाइंग शिप भी होना चाहिए और उनका बिजनेस भी शिपिंग ऑपरेटिंग होना चाहिए। वो जो शिप है वो सी गोइंग होना चाहिए, यानी नदियों में या आपके छोटे पाथ पे चल रहा है, वो समुद्र में जाना चाहिए। उसकी कैपेसिटी 15 और मोर टन, 15 टन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी इतनी कंडीशन वो पूरी करेगा तब वो क्वालिफाइंग कंपनी कहलाएगी। इट डज नॉट इंक्लूड फिशिंग वेसल, इसमें फिशिंग वेसल, फैक्ट्री शिप्स, ड्रेजर्स ये शामिल नहीं है। केवल जो आपके वेट कैरी करने वाले जो आपके सी गोइंग शिप्स हैं, केवल उन्हीं को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए रूल है प्रिजम्पशन बेसिस पर। क्या, पहले 1000 टन पर आपका जो टैक्स लगेगा, डेली इनकम हम कैलकुलेट करें, पहले 1000 टन पर 70 रुपये लगेंगे हर 100 टन पर। 100 टन पर 70 रुपये गवर्नमेंट जो इनकम मांगती है। अब 1000 टन से ज़्यादा लेकिन 10,000 टन तक, यानी 1001 से लेके 10,000 टन के बीच में जितने भी टन होंगे उन पर हर 100 टन पर 53 रुपये 53 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद 10,001 से 25,000 टन तक 42 रुपये लगेगा पर 100 टन पर, और 25,000 टन से ज़्यादा होने पे 29 रुपये लगेगा हर 100 टन के ऊपर। तो 70 रुपये, 50 रुपये, 53 रुपये, 42 रुपये एंड 29 रुपये अलग अलग वेटेज के स्केल्स पर जो है वो आपका होगा। ये 1000 टन तक है, 1001 से 10,000 टन तक है, 10,001 से 25,000 टन तक है और 25,000 टन से ज़्यादा पर। ये इसकी इनकम कैलकुलेट करने का तरीका होगा। जो टनेज होंगे वो भी 100 के मल्टीपल में होंगे, यानी मान लो 26,749 टन है तो 49 रह गया ना, 749, तो अब इसको 700 ही बना लो। और ऐसे ये 850 टन हो जाता तो ये अभी 850 क्या बन जाएगा, 900, क्योंकि 100 का मल्टीपल है तो एंड में 2 जीरो तो आने ही चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो आपकी निकलेगी वो डेली इनकम होगी। उस डेली इनकम को आप मल्टीप्लाई करेंगे साल में, अगर 365 दिन है तो 365 से, और 366 डेज है तो क्योंकि आपने जो इनकम निकाली है वो जो पर 100 रुपये 100 टन के ऊपर, वो तो डेली इनकम है, उनको इन दिनों से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इनकम निकलेगी। नंबर ऑफ डेज हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो वर्किंग डेज के हिसाब से। अगर लॉस है देन ऑल्सो कंप्यूटेड बट लॉस कांट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। इसका लॉस ना तो सेट ऑफ हो सकता है और ना ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड, और आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस ये नेट इनकम ही होगी, इस इनकम पर सीधा ही आपका टैक्स ही लगेगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, इसमें लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं होगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर कंपनी को पहले बताना पड़ता है कि हम इस स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं। इफ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड देन इट रिमेन इन फोर्स फॉर 10 ईयर, एक बार ये एक्सेप्टेड हो गई आपकी एप्लीकेशन तो 10 साल तक आपको इसी रूल के साथ ही चलना पड़ेगा। 20% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व, इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होंगे उनका 20% एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सच रिजर्व कैन बी यूटिलाइज विद इन 8 ईयर, इन रिजर्व का यूज आपको 8 सालों के अंदर करना पड़ेगा। बट कांट बी यूज फॉर डिविडेंड परचेज ऑफ शेयर, ना तो आप इस प्रॉफिट से, इस रिजर्व से डिविडेंड बांट सकते हैं अपने शेयर होल्डर को, और ना ही आप कोई एसेट परचेज कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन भी है। 8 सालों में आपको इस रिजर्व का यूज करना पड़ेगा। ये वो रिजर्व है जो प्रॉफिट के 20% को ट्रांसफर करके आपने बनाया है, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, बाकी अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।